नमस्कार दोस्तों। तो घटना चक्र दृष्टि का जो वार्षिक करंट अफेयर आया है उसका हम फास्ट रिवीजन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी सेगमेंट थे करंट अफेयर के हमने देख लिए हैं। इस वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित करंट अफेयर मिलेगा और इसमें सबसे पहली कड़ी है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। तो देखिए, पहला न्यूज है भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। लिखा हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ध्यान रखना है, ये पहला वार्ता था। तो 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता के बारे में हमें क्या पूर्व ज्ञान है? हमें ये पता ही है कि 2+2 मंत्रिस्तरीय स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं किसी भी देश के। और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ है वो पहला है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रक्षा एवं विदेश मंत्री स्तरीय इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह एवं एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधित्व मॉरिस पायने जो कि विदेश मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, और पीटर ड्यूटन जो कि रक्षा मंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, ने किया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता या मिनिस्ट्रियल डायलॉग में शामिल होते हैं, तो उसमें से चुनाव करना है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। यही दो मंत्री शामिल होते हैं किसी भी दो देश के, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार हुआ है और नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो 4 फैक्ट मिल गया। नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप यह वार्ता आयोजित हुई है। आपके पास बुक है तो नीचे अंडरलाइन करते जाइए तो कंसंट्रेशन बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 4 जून 2020 को आयोजित प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसमें दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य प्रत्येक 2 वर्षों पर रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हेतु 2+2 वार्ता आयोजित करने का प्रावधान शामिल था। तो बस ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बन गया कि अब अगला 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ कब होगा? तो 2021 में तो हो गया पहला नई दिल्ली में। अब जो नेक्स्ट होगा तो 2021 से 2 साल आगे बढ़ाएंगे, 2023 में होगा। तो यहाँ से एक रीड बिटवीन द लाइन वाले क्वेश्चन बन गए। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है। तो क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि 2+2 हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ये 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता प्रथम है। तो ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रथम है लेकिन ये पहला देश नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है ये। क्यों? क्योंकि तीसरा देश है ये। इससे पहले 2 देश और हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता स्थापित हो चुका है, जापान के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता स्थापित हो चुका है, और रूस के साथ सहमति भी बन चुकी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि रूस के साथ सहमति बन चुकी है, यानी रूस अब चौथा हो जाएगा 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने वाला। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता वर्ष 2023 में आयोजित होगी। तो देखिए यहाँ पर खुलासा हो ही गया है। पहला 2021 में हुआ है भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, और दूसरा 2 वर्ष बाद यानी कि 2023 में हो जाएगा। और ये तीसरा कंट्री है भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करने वाला। इससे पहले अमेरिका और जापान भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत के साथ करते हैं और रूस के साथ सहमति बन चुकी है, ठीक है। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ही शामिल होते हैं किसी भी 2 देश के, ये फैक्ट था। और पहला जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, ये नई दिल्ली में हुआ है। तो क्वेश्चन यहीं पर से बन सकता है और कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। नेक्स्ट, भारत डेनमार्क। तो क्या है न्यूज? भारत एवं डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के अंग के रूप में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। तो देखिए, इस पैरा से सबसे पहला जो क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी यानी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप संपन्न किया है? तो डेनमार्क के साथ किया है। यह क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारत में यानी कि नई दिल्ली में हाल ही में नई दिल्ली में अपतटीय पवन एवं नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। यह किस देश के साथ मिलकर के किया गया है? तो डेनमार्क के साथ मिलकर के किया गया है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि भारत एवं डेनमार्क के मध्य हरित रणनीतिक साझेदारी को सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। तो शायद लॉकडाउन के कारण नहीं आगे बढ़ रहा होगा। तो ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश हुआ है भारत एंड डेनमार्क के बीच में, और इसी के तहत एक उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है जो क्या काम करेगा? जो दरअसल ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ऑफशोर विंड अपतटीय जो पवन ऊर्जा है और रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा है, उन दोनों पर काम करेगा। नेक्स्ट, इस केंद्र का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का समर्थन करना है।
तो भारत अब नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहा है आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए ये टाई अप हुआ है। नेक्स्ट, यह केंद्र एक प्रकार का ज्ञान हब है। तो कौन सा केंद्र? ये जो हुआ है ना, ज्वाइंट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये है एक तरह का ज्ञान हब की तरह काम करेगा, यानी रिसर्च वगैरह करेगा। यह केंद्र प्रारंभ में जिन 4 समूहों के आसपास केंद्रित होगा वे निम्नवत हैं। तो कौन कौन 4 समूह हैं? स्थानिक योजना, वित्तीय ढांचे की शर्तें, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और मानक तथा परीक्षण। तो ये 4 पॉइंट पर काम करेगा ये ज्ञान हब, या फिर इसको कह सकते हैं हम उत्कृष्टता केंद्र, जो है एक तरीके का ऑफशोर विंड और रिन्यूएबल एनर्जी का। तो यही इसमें है। क्वेश्चन पहला वाला जो पॉइंट था उसी से बनेगा कि किसके कौन से देश के साथ हुआ है, तो डेनमार्क के साथ हुआ है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका से संबंधित। तो 9 सितंबर 2021 को नवीनीकृत भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, जिसको स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यानी SCEP भी कहते हैं, को लॉन्च किया गया। तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिल करके रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी को लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ मिल करके किया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। SCEP, तो अच्छा SCEP का मतलब हो गया कि स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के अनुसरण में नए रूप में लॉन्च किया गया है। अमेरिका द्वारा आयोजित लीडर समिट ऑन क्लाइमेट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी की घोषणा की थी। तो ये जो 2021 में हुआ, अप्रैल 2021 में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, इसी में जो बाइडेन और मोदी जी दोनों ने मिल करके ये घोषणा कर दिया था। किस चीज़ की घोषणा? जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030। तो इसी के तहत ये हुआ है। नेक्स्ट क्या है? SCEP के तहत सहयोग के 5 स्तंभों पर अंतर सरकारी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। ये स्तंभ कौन कौन से होंगे? विद्युत एवं ऊर्जा दक्षता, दूसरा उत्तरदायी तेल एवं गैस, तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा, चौथा सतत वृद्धि और उभरते ईंधन। तो ये 5 विषय पर बातें होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2018 में भारतीय प्रधानमंत्री एवं तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी की स्थापना की गई थी। इसका मतलब ये है कि स्थापना पहले ही हो चुकी थी, बाद में ये जो इसको अमल में लाया गया है जो बाइडेन के साथ लाया गया। अच्छा, जो बाइडेन से याद आया, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में जो बाइडेन सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के और 46वें प्रेसिडेंट हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। और जो वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं वो 49 थे, यानी 50 में से एक कम, और पहली शायद अफ्रीकन एशियन मूल की उपराष्ट्रपति हैं वो, अश्वेत। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया है कि SCEP के तहत भारत एवं अमेरिका सहयोग के 4 स्तंभों पर सहमत हुए थे, जबकि SCEP में उभरते ईंधन नामक एक नए स्तंभ को जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर से कि SCEP के तहत कौन से नए ऐसे स्तंभ पर जो पूर्ववर्ती से अलग है और नए स्तंभ पर राजी हुए हैं भारत अमेरिका? तो उभरते ईंधन। तो पहला ये वाला विषय नहीं था, बाकी और 4 थे। अभी 5 स्तंभ हमने पढ़ा था ना, तो उभरते ईंधन ये नया है। तो क्वेश्चन इसी पे बन सकता है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा ईंधनों को बढ़ावा देना है। तो जो ये टाई अप हुआ है इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा ईंधन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों देशों ने भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का पुनर्नामकरण भारत अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स के रूप में करने की भी घोषणा की है। तो ये नाम बदल दिया गया है भारत अमेरिका गैस टास्क फोर्स का, अब इंडिया US लो एमिशंस गैस टास्क फोर्स हो जाएगा। तो लो एमिशन सब जैसे इसमें जुड़ गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवसर पर जैव ईंधनों पर एक नए भारत अमेरिका कार्यबल के गठन की भी घोषणा की गई है। तो एक नया कार्यबल का गठन की घोषणा किया गया। नेक्स्ट, अमेरिका ने अपने शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 50 से 52% कटौती का लक्ष्य निर्धारित किया है, और भारत ने भी वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो देखिए ये मेन पॉइंट, मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट था कि 2030 तक भारत ने कितने नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की। नेक्स्ट, और कब तक? 2030 तक। जबकि अमेरिका का क्या है? अमेरिका का है 50 से 52% कटौती करेगा, कटौती का लक्ष्य है ये। नेक्स्ट, उत्सर्जन में कटौती का। नेक्स्ट क्या है? असम से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया। तो देखिए कई जगह करंट अफेयर में भी मिला था, तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि लाल चावल यानी बाओ धान जिसको कहते हैं, कि पहली खेप कौन से देश में रवाना हुआ? तो अमेरिका में रवाना हुआ। कहाँ से? भारत के असम से।
नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा है जलवायु कार्रवाई और वित्तीय गतिशीलता संवाद, तो इसको भी देख लेते हैं, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। 13 सितंबर 2021 को भारत एवं अमेरिका ने जलवायु कार्रवाई वित्तीय गतिशीलता संवाद को लॉन्च किया है। उल्लेखनीय है कि CAFMD यानी कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग, इसी को हिंदी में बोलते हैं जलवायु कार्रवाई वित्तीय गतिशीलता संवाद, भारत अमेरिका जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी के 2 ट्रैक में से एक है। इसका दूसरा ट्रैक भारत अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी है। उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, आगे बढ़ते हैं, इससे भी महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत मालदीव के बारे में देखते हैं। भारत द्वारा अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन यहीं से बन गया कि हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है या मंजूरी प्रदान कर दी है। तो वो शहर का नाम है अड्डू और देश का नाम है मालदीव। तो मालदीव में है अड्डू शहर, वहीं पर नया वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा, किसका? भारत का। नेक्स्ट, 2 जून 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य सतत शहरी विकास यानी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। ज्ञातव्य है कि इस MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर फरवरी 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। आगे पॉइंट क्या कह रहा है? 16 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं मालदीव के मध्य खेल एवं युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग पर MOU को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जिससे क्वेश्चन बनाया जा सके। वो वाणिज्यिक दूतावास वाला पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बाकी सब ऐसा ही न्यूज जैसा है, लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और दक्षिण कोरिया को। अभी तक हमने देख लिया ऑस्ट्रेलिया भारत, भारत अमेरिका और भारत मालदीव। अब देख रहे हैं भारत दक्षिण कोरिया क्या है। 2021 को दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि भारत ने ऐसे बन सकता है कि दिल्ली कैंट में मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया, तो ये किन देशों से संबंधित है? तो भारत और कोरिया से संबंधित है। तो इस तरह से ध्यान रखना है, दिल्ली कैंट में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्या है? यह पार्क भारत दक्षिण कोरिया के सुदृढ़ मैत्री संबंधों का प्रतीक है। अच्छा, कहाँ किया गया है? तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि भारत कोरिया मैत्री पार्क हाल ही में उद्घाटित किया गया है, वो भारत के किस क्षेत्र में? तो दिल्ली कैंट में। और ये किस चीज़ का द्योतक है, किस चीज़ का प्रतीक है? तो सुदृढ़ मैत्री संबंधों का भारत और कोरिया के बीच, दक्षिण कोरिया के बीच। नेक्स्ट, साथ ही यह पार्क कोरियाई युद्ध यानी 1950 से 53 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भारत के योगदान के स्मारक के रूप में भी है। नेक्स्ट पॉइंट, 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में विस्तृत इस पार्क को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, भारतीय थल सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरियाई दूतावास तथा कोरियन वार वेटेरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। तो इसमें परामर्श देने वाले कौन कौन है इस पार्क को, भारत कोरिया मैत्री पार्क को स्थापित करने में? रक्षा मंत्रालय है, भारतीय थल सेना है, दिल्ली छावनी बोर्ड है, तीसरा हो गया, चौथा कोरिया दूतावास और पांचवा कोरियन वॉर वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये 5 है। तो ये थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन हाँ 6 एकड़ जो ज़मीन है ये ध्यान रखना है। और ये वाला पार्ट कि कोरियाई युद्ध 50 से 53 के बीच में जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में भारत का जो योगदान है वो वाली बातें, और दिल्ली कैंट, ये 3 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है। अब भारत बांग्लादेश के बारे में देखिए। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, तो इसका न्यूज़ थोड़ा सा लंबा है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ देख लेंगे। पहला लिखा हुआ है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 के दौरान बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की। कोविड-19 महामारी के प्रकाश में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा थी। तो देखिए ये दोनों पैरा से एक क्वेश्चन बन रहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकाश में आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किस देश की विदेश यात्रा की? तो बांग्लादेश की विदेश यात्रा की। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री की यह बांग्लादेश यात्रा 3 युगांतकारी घटनाओं के स्मरणोत्सव के अवसर पर संपन्न हुई, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला, मुजीब बोरसो मतलब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, तो मुजीब बोरसो इसको कह रहे हैं बांग्ला भाषा में। दूसरा, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष। और तीसरा, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री ने पहली यात्रा बांग्लादेश की। यह 3 युगांतकारी घटनाओं के स्मरणोत्सव पर आधारित था। वे कौन कौन से थे?
ये मुजीब बोरसो मतलब कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती थी। दूसरा, भारत बांग्लादेश के राजनयिक संबंध के 50 वर्ष और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ। तो ये 3 पॉइंट थे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गए थे, यानी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में गए थे। तो ध्यान रखना है, जो पहली यात्रा हुई है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हुई है प्रधानमंत्री की, वहाँ बुलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, तो उसमें से एक नाम रहेगा शेख मुजीबुर रहमान, तो उसी को टिक लगाना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने भारत में बांग्लादेशी युवाओं के अध्ययन के लिए 1000 सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री ने या भारत ने किस देश के युवाओं के लिए 1000 सुवर्णो जयंती छात्रवृत्ति प्रदान करने की घोषणा की है। तो ये बांग्लादेश के युवाओं के लिए। नेक्स्ट, बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने बंगबंधु को समर्पित एक विशेष राग मैत्री की रचना की है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ने राग मैत्री की रचना की, तो पंडित अजय चक्रवर्ती ने की है। नेक्स्ट, ये थोड़ा लंबा है, ध्यान रखना है इसके सारे पॉइंट को, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का बनेंगे, मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर से। नेक्स्ट पॉइंट है, इस यात्रा के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो अगर इससे क्वेश्चन बना भी तो अब ऐसे हो सकता है कि बंगबंधु पीठ भारत के किस विश्वविद्यालय में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट, भारत द्वारा बांग्लादेश को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने की तिथि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो भारत ने 6 दिसंबर को ही बांग्लादेश को औपचारिक मान्यता दी थी आज़ादी के बाद, तो उस दिवस को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने का मतलब घोषणा हुआ एक तरीके से। तो बांग्लादेश और भारत के मध्य मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, वो तिथि कौन सा है, तो 6 दिसंबर है। नेक्स्ट, बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में आसूगंज कहाँ है बांग्लादेश में, आसूगंज में एक युद्ध स्मारक की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, दोनों पक्ष न्यू जलपाईगुड़ी एवं ढाका के मध्य मिताली एक्सप्रेस नामक एक नई यात्री ट्रेन सेवा को आरंभ करने पर सहमत हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा कि किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस चलाने का निर्णय हुआ है, तो बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच। उसमें बांग्लादेश का कौन सा रहेगा स्थान, ढाका, और भारत का न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है ये। नेक्स्ट, यह ट्रेन दिसंबर 2020 में पुनः बहाल किए गए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल संपर्क से होकर गुजरेगी। तो ये चिल्हाटी कहाँ है, बांग्लादेश में, और हल्दीबाड़ी भारत में है, तो इसी रेल संपर्क से ये मिताली एक्सप्रेस गुजरेगा। नेक्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा मुजीबनगर यानी बांग्लादेश और नादिया यानी पश्चिम बंगाल के मध्य ऐतिहासिक सड़क को जोड़ने एवं उसका नामकरण साधीनोता सोरोक करने की घोषणा की गई है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाल ही में साधीनोता सोरोक चर्चा में रहा। तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो ध्यान रखना है, एक सड़क को जोड़ने और उसका नामकरण से संबंधित है, और ये बांग्लादेश और भारत के बीच का कहानी है। मुजीबनगर और नादिया, मुजीबनगर है बांग्लादेश में, नादिया है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट इसमें भी फैक्ट है, लेकिन उससे पहले सारा इस फैक्ट को देख लेते हैं, फिर ये बॉक्स वाला देखेंगे। लिखा हुआ है क्या, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के मध्य एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, इस दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई तथा दोनों देशों के मध्य 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन इससे नहीं बना है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों देशों के मध्य संपर्क यानी कनेक्टिविटी के एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में चिल्हाटी तथा हल्दीबाड़ी के मध्य महत्वपूर्ण रेल लिंक को पुनर्बहाल किया गया है। तो याद रखना है कि हाल ही में बांग्लादेश के किस स्थान से भारत के हल्दीबाड़ी तक रेल लिंक को पुनर्बहाल किया गया है, या बांग्लादेश के चिल्हाटी से भारत के किस स्थान तक रेल लिंक को पुनर्बहाल किया गया है। तो दोनों स्थान का नाम याद रखना है, चिल्हाटी जो कि बांग्लादेश में है और हल्दीबाड़ी जो कि भारत में है। नेक्स्ट, शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने हल्दीबाड़ी यानी कि भारत से बांग्लादेश के चिल्हाटी के मध्य पुनर्बहाल किए गए रेल संपर्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। नेक्स्ट,
हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थित है। तो ये भी एक पॉइंट है कि कौन से पश्चिम बंगाल में और कूच बिहार जिले में हल्दीबाड़ी, मतलब भारत का पार्ट है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के मध्य वर्तमान में संचालित 5वीं रेल लिंक है। इससे पहले भी 4 और रेलगाड़ी चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो वो 4 कौन कौन से हैं? एक है पेट्रापोल, पेट्रापोल भारत का जगह है, पेट्रापोल से बेनापोल तक, बेनापोल कहाँ है? बांग्लादेश में। दूसरा है गेदे, गेदे से दर्शन तक, गेदे भारत का जगह है और दर्शन बांग्लादेश का जगह है। तीसरा है सिंघाबाद, सिंघाबाद भारत में है, तो सिंघाबाद से रोहनपुर, रोहनपुर बांग्लादेश में है। नेक्स्ट राधिकापुर से बिरोल, तो राधिकापुर भारत में है और बिरोल बांग्लादेश में है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट हो गया बांग्लादेश और भारत वाले अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। लेकिन थोड़ा सा बॉक्स वाला देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ, तो ये हर टेस्ट में मिला था, ध्येय वाले में भी था, जीएस वर्ल्ड वाले में भी और दृष्टि वाले में भी। मैं पढ़ देता हूँ। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि मैत्री सेतु का शुभारंभ भारत ने किस देश के साथ किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु का शुभारंभ किया। तो ये क्वेश्चनिंग पॉइंट है। नेक्स्ट, इस सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है। तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मैत्री सेतु का शुभारंभ किया है, यह किस नदी पर किया गया? तो फेनी नदी पर, और त्रिपुरा में है। इसकी कुल लागत 133 करोड़ रुपए एवं लंबाई 1.9 किलोमीटर है। लगता नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लंबाई 1.9 किलोमीटर याद रखिएगा हो सके तो। नेक्स्ट, यह सेतु भारत के सबरूम दक्षिण त्रिपुरा जिले में है ये। तो भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, तो ध्यान रखना है, रामगढ़ ये बांग्लादेश में है और सबरूम जो है ये दक्षिणी त्रिपुरा में है। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रगाढ़ द्विपक्षीय व मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक के रूप में इस सेतु का नाम मैत्री सेतु रखा गया है। नेक्स्ट, इस सेतु का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो किसने निर्माण किया मैत्री सेतु का? राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड। इंग्लिश में भी क्या बोला जा रहा है देख लीजिए, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NHIDCL। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ये, इस सेतु का संचालन आरंभ होने के बाद बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह तक पहुंच के साथ ही त्रिपुरा गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो त्रिपुरा जो हो जाएगा वो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो ध्यान, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट, भारत के नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा? तो त्रिपुरा बन जाएगा। ये सारे पॉइंट थे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसलिए हर लाइन से क्वेश्चन बनाने की संभावना मतलब हमने देखी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत और स्वीडन। थोड़ा सा समय लगे लेकिन अच्छा से पढ़े, ताकि कितना भी पढ़े क्वेश्चन बन जाए अगर आए तो। भारत स्वीडन के बारे में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही बना देता है कि देश दे देगा और प्रधानमंत्री दे देगा। तो अगर एक साइड स्वीडन रहे और दूसरे साइड स्टीफन लोफवेन रहे तो उसी को मैच करना है, क्योंकि स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्टीफन लोफवेन, जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट, इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने एम्स जोधपुर में एक स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना का स्वागत किया है। तो अभी ऐसे ही हो सकता है कि स्वीडन भारत स्वास्थ्य हब की स्थापना हाल ही में भारत के किस शहर में हुई है? तो जोधपुर में हुई है। आपको पता ही है जोधपुर किस राज्य का एक शहर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने के उपरांत स्वीडन 17 जुलाई 2021 से इसका आधिकारिक सदस्य बन गया। नेक्स्ट, यानी कि ISA का भी सदस्य बन गया है स्वीडन। उल्लेखनीय है कि भारत एवं स्वीडन ने अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की थी। तो प्रथम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी कौन की थी? स्वीडन ने। और कहाँ? स्टॉकहोम में। कब हुआ था? 2018 में। तो कब हुआ था ये मतलब कम संभावना है, लेकिन स्टॉकहोम जरूर याद रखना है। तो ये स्वीडन से समाप्त हो गया। नेक्स्ट, भारत फ्रांस। नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन किया गया। तो भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 को हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस गठबंधन का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो 2021 जो है दरअसल हरित ग्रह की दिशा में भारत फ्रांस का गठबंधन वर्ष है, ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स अ ग्रीनर प्लैनेट। नेक्स्ट पॉइंट, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष जिन 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित होगा वे हैं पर्यावरण संरक्षण,
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। तो ये 5 बिंदु हैं। तो पहले तो कितनी बिंदु हैं? तो पर्यावरण वर्ष, भारत फ्रांस के पर्यावरण वर्ष में तो 5 मुख्य विषय हैं, और इसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता, ये सारी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस में यह वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशंस के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में इस वर्ष का समन्वय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि के सहयोग से किया जा रहा है। तो ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि जो भारत फ्रांस का पर्यावरण वर्ष जो मनाया जा रहा है, इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं? तो इसमें विदेश मंत्रालय भी है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भी है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी है और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी है। तो 4 मंत्रालय हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान के बीच में क्या है न्यूज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य लालंदर यानी सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर जरूर हो गया है, लेकिन जिस सरकार से हस्ताक्षर हुआ वो सरकार भाग गई, कहीं और चली गई है, नया सरकार आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह परियोजना भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य नई विकास साझेदारी, इस बांध साझेदारी का एक हिस्सा है। इस बांध का निर्माण अफगानिस्तान के चाहवार आसियाब जिले में काबुल नदी की सहायक नदी मैदान नदी पर किया गया। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो लालंदर बांध बनाया गया है अफगानिस्तान के किस नदी पर है? तो मैदान नदी पर। नेक्स्ट, इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य काबुल शहर के लोगों को सुरक्षित पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, निकटवर्ती क्षेत्रों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराना और सिंचाई और जल निकासी के मौजूदा नेटवर्क को पुनर्स्थापित करना, इस क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रयासों में सहायता करना है। तो ये सारे उद्देश्य हैं इसके। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि यह भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा प्रमुख बांध है। ऐसा नहीं है कि लालंदर बांध पहला बांध है, इससे पहले भी एक बांध और बन चुका है, उसका नाम था भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध। नेक्स्ट है जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध जो तो पहला बांध था और दूसरा लालंदर बांध है। तो भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध को सलमा बांध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सलमा बांध। नेक्स्ट, सलमा बांध का उद्घाटन जून 2016 में किया गया था। इस बांध को मिनी रत्न कंपनी बपोक्स लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो अभी भी किया जा रहा है। ऑपरेशन देवी शक्ति, देखिए ये मेन बात है, इससे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी थे। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, किस चीज़ संबंधित है? तो अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के उपरांत भारत ने 16 अगस्त 2021 को काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के एक जटिल मिशन की शुरुआत की। इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है। तो देखिए ये बात ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे कि ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है और 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसी में से एक चुनना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी अफगानिस्तान करते हैं। इस अभियान में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर 3 हैवी लिफ्ट सैन्य परिवहन विमान तथा C-130J परिवहन विमान का उपयोग किया गया। तो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत कौन कौन से विमान का? C-17 ग्लोब मास्टर 3 और हैवी लिफ्ट सैन्य परिवहन C-130J परिवहन विमान का उपयोग किया गया है। तो विमान का ये नाम है। नेक्स्ट, इसी परिप्रेक्ष्य में दक्षिण कोरिया की सशस्त्र सेनाओं द्वारा ऑपरेशन मिरेकल एवं कनाडा द्वारा ऑपरेशन एजिस का संचालन किया गया। तो जिस तरह से देवी शक्ति है भारत का, उसी तरह से दक्षिण कोरिया के सेनाओं ने ऑपरेशन मिरेकल किया है और कनाडा की सेनाओं ने ऑपरेशन एजिस किया है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि मई 2021 से अफगानिस्तान सरकार एवं तालिबान के मध्य जारी सैन्य संघर्ष के क्रम में 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब देखिए 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, वहाँ की राजधानी काबुल पर। नेक्स्ट देखते हैं भारत वियतनाम। देखिए वीडियो लंबा होगा तो बढ़ा लीजिएगा, 1.25 या 1.5 कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ठहर के नहीं देखेंगे तो सिर्फ ऐसे ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन जरूर बन के देख लेना चाहिए बना करके। तो भारत वियतनाम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले तो ये नाम जो है कि वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है तो दे देगा। अभी हमने पढ़ा था कौन सा, स्वीडन के प्रधानमंत्री का नाम पढ़ा था, अभी पढ़ा है, अभी याद नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? गुएन जुआन फुक।
तो कुछ ना रहे तो लास्ट वाला फूक फाक याद रखिए, फूक नाम है इसका। तो वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सिर्फ एक ही फैक्ट है, अगर मैच द फॉलोइंग दे दे देश का नाम और प्रधानमंत्री तब। नेक्स्ट, भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान शांति, समृद्धि एवं जन समूह के लिए भारत वियतनाम संयुक्त विजन को अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट, इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के मध्य व्यापक रणनीतिक साझेदारी के भविष्य में कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2021 से 23 के हेतु कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के मध्य 7 समझौते पर हस्ताक्षरित हुए हैं, मतलब हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट, इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने भारत वियतनाम सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक आदान प्रदानों पर विश्व कोष हेतु एक द्विपक्षीय परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। और लास्ट पॉइंट उल्लेखनीय है कि 5 अप्रैल 2021 से वियतनाम के प्रधानमंत्री पद पर फाम मिन चिन आसीन हैं। तो अब जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? फाम मिन चिन। तो ये अप्रैल 5 अप्रैल से आसीन है। इससे कोई खास नई क्वेश्चन बन रहा है, बस प्रधानमंत्री का नाम थोड़ा सा था कि अगर मैं द फॉलोइंग बोल देगा तो। नेक्स्ट, भारत भूटान। तो क्या है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोटे तेसरिंग के साथ, नाम इनका देख लीजिए, भूटान के पीएम का क्या नाम है? लोटे तेसरिंग। तो लोटे तेसरिंग के साथ वर्चुअल माध्यम से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की स्वदेशी रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किस देश में किया है, किस पड़ोसी देश में किया है? तो भूटान में किया है। नेक्स्ट, इसके दूसरे चरण में भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के धारक भारत में इसका उपयोग कर सकेंगे। तो ठीक है भाई। नेक्स्ट, भारत में इस कार्ड का उपयोग 1 लाख से अधिक एटीएम मशीनों और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर किया जा सकेगा। नेक्स्ट, रुपे कार्ड के प्रथम चरण का शुभारंभ अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवं अपनी भूटान यात्रा के दौरान किया था। तो पहला चरण का 2019 में हो गया था, अब हुआ दूसरे चरण का। नेक्स्ट, इसके पहले चरण में भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी रुपे कार्ड के माध्यम से भूटान में भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, भूटान का भीम यूपीआई देख लेते हैं। भूटान में भीम यूपीआई तो अच्छा कुछ है तो नहीं है, बस ये लास्ट है इस भूटान के साथ। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने, अच्छा ये यहाँ से देखिए फैक्ट बन रहा है, क्वेश्चन क्या बन रहा है? ये जो है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये क्या है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड? ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। इसी ने भूटान में भीम यूपीआई QR आधारित भुगतान को सक्षम और कार्यान्वित करने के लिए भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी के साथ साझेदारी की घोषणा की। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। एक तो रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी जो कि भूटान का है, और एक ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो शाखा है, अंतर्राष्ट्रीय शाखा, उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है ये, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये खत्म हो गया। अच्छा, अभी इसमें पॉइंट है आगे। इस सहयोग से भारत के लगभग 2 लाख से अधिक पर्यटक लाभान्वित होंगे जो प्रतिवर्ष भूटान जाते हैं। इस साझेदारी के साथ ही भूटान अपने QR परिनियोजन हेतु यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भीम एवं रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश बन गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भीम और रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है। पहला तो है, एकमात्र देश कौन है? ये भूटान। यूपीआई ने वर्ष 2020 में $457 बिलियन धन हस्तांतरण को सक्षम किया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% है। तो ये उतना महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत इटली के बारे में क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री गियोसेप्पे कोंटे के मध्य एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ, क्योंकि इटली के प्रधानमंत्री शायद बदल गए हैं, यही है क्या? अभी हाल में कोविड-19 के कारण वो बदले थे, तो देख लीजिएगा। यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो यूरोपीय संघ में ऐसा है। भारत इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में 15 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत एवं इटली के मध्य विस्तारित साझेदारी हेतु कार्य योजना को अंगीकृत किया गया है। अभी तक कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं मिला सिवाय एक के कि 5वां EU में 5वां व्यापारिक साझेदार है इटली। बस इतना ही, खत्म। अब देखते हैं फिर से मॉरिशस के बारे में फिर से नहीं, मतलब मॉरिशस के बारे में नेक्स्ट करेंट अफेयर।
मॉरिशस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के स्वामित्व वाले एमबी वाकाशियो पोत से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की। तो हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की? तो मॉरिशस ने घोषणा की है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एमबी वाकाशियो पोत पर लगभग 4200 टन ईंधन तेल मौजूद था। तो एमबी वाकाशियो पोत है पहले किसका? तो ये दरअसल जापान का है, जापान के स्वामित्व वाला है। नेक्स्ट, यह पोत पॉइंटे डी एसनी के क्षेत्र में फंसा था, वहाँ का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट, पॉइंटे डी एसनी के आसपास बहुत से पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र मौजूद हैं। मॉरिशस में तेल रिसाव की इस घटना से निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के एक 10 सदस्यीय प्रदूषण प्रतिक्रिया विशेषज्ञ दल को वहां तैनात किया गया। नेक्स्ट क्या है? साथ ही इस तेल रिसाव से निपटने में भारत द्वारा मॉरिशस को प्रदान किए गए स्वदेशी ALH ध्रुव तथा चेतक हेलीकॉप्टरों का भी व्यापक रूप से प्रयोग किया गया। यही कारण है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि भारत इसमें इन्वॉल्व है। मामला मॉरिशस और जापान के बीच का है, लेकिन पढ़ना हमें पड़ रहा है क्योंकि भारत ने इसमें मदद किया है। क्या मदद किया है? भारत ने ये मदद किया है कि ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर दोनों को भेजा था। अब सुएज नहर के बारे में देख लेते हैं। 2021 में सुएज नहर की समस्या से निपटने के लिए भारत ने 4 सूत्रीय योजना बनाई है। कौन सी है योजना? 4 सूत्रीय में क्या है? इसमें केप ऑफ गुड होप के जरिए पोतों को गंतव्य तक भेजा जाना शामिल है। नेक्स्ट, 2021 को 2,24,000 टन का एक कंटेनर पोत सुएज नहर में फंस गया था, जिससे जलमार्ग पर यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। नेक्स्ट, ईवर गिवेन नामक यह पोत चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडम जा रहा था। तो चीन से माल लादा और रोटरडम जा रहा था। इन रोटरडम एक पोर्ट है जो नीदरलैंड में है। तो अब यही फंस गया था। इस पोत के मालिक जापान के व्यवसायी सोई किसेन कैसा हैं? ये ईवर गिवेन जो है, इस पोत के मालिक जापान के व्यवसायी हैं और नाम है सोई किसेन कैसा। तो ये सब पूछा जा सकता है। 4 सूत्रीय कार्यक्रम में मतलब क्या योजना थी? सबसे पहला ये कार्गो की प्राथमिकता तय करना, माल भाड़े की दरें तय करना, तीसरा बंदरगाहों से परामर्श करना और चौथा मार्गों की रीरूटिंग से संबंधित फैसला। तो ये 4 सूत्रीय कार्यक्रम किसने पेश किया? भारत ने पेश किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला सारा पोर्शन समाप्त हो गया। वीडियो में क्या सुधार की संभावना है, क्या क्वेश्चन जो मैं करता हूँ उसे टाइम टेकिंग है, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं सिर्फ पढ़ दूंगा। वीडियो सुनने के लिए आपको धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए।